परिवार कभी महाराष्ट्र की सियासत में जिसकी धमक हर तरफ सुनी जाती थी। ठाकरे परिवार जिसके हिंदुत्व गर्जना का असर दिल्ली की सत्ता तक होता था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। बाला साहेब ठाकरे का दौर कब का बीत गया। उनके बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के बेटे बाद में पार्टी नहीं संभाल पाए। शिवसेना टूट गई। एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दूसरी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना। चुनाव आयोग ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। उद्धव के हाथ से शिवसेना का धनुष बाण तक चला गया। सिर्फ पार्टी का सिंबल ही नहीं गया, धमक भी चली गई। अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बीजेपी को ललकार रहे हैं। सीधे प्रधानमंत्री मोदी को हराने की हुंकार भर रहे हैं। आता या क्षणाला सुद्धा टँकरने पाणी पुरवावं लागतंय। कुठेत मोदीजी? हे सरकार आपल्या दारी म्हणणारे हे तिकडे मुजरा करायला जातात, दिल्लीत मुजरा करतात, पण आमच्या गावामध्ये काय करता तुम्ही? गोंधळ घालता। दिल्लीत मुजरा आणि गावात गोंधळ। उद्धव के लिए 2024 के चुनाव में यह साबित करना सबसे बड़ा टास्क है कि महाराष्ट्र में अगर कोई सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी है तो वो शिवसेना यूबीटी है, और कोई हिंदुत्व का परचम लहराने वाला सबसे बड़ा नेता है तो वो महाराष्ट्र में खुद उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं रहा, वो भी तब जबकि बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। हमारी संस्कृति को समाप्त करने का जो प्रयास हुआ था, उस प्रयास को समाप्त करके 500 साल बाद फिर एक बार हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शुरुआत 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से यहाँ पर हुई है। उद्धव की अगुवाई वाले शिवसेना के साथ अब यूबीटी जोड़ना पड़ता है ताकि तस्दीक की जा सके कि ये कौन सी शिवसेना है। अब शिवसेना यूबीटी को हिंदुत्व का अकेला झंडा बरदार नहीं माना जाता। उद्धव ने अपनी पार्टी में बाला साहेब का नाम जरूर जोड़ रखा है, लेकिन अब उसे अपनी हिंदुत्ववादी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वजह है अतीत में धुर विरोधी रही कांग्रेस के साथ सियासी साझेदारी। साथियों, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानने वाले लोग हैं। उनके शासन को 350 वर्ष हो चुके हैं। इसलिए बीते 10 वर्ष में जो कुछ किया वो आने वाले 25 वर्ष की नींव है। बाला साहेब ठाकरे के समय बनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि की वजह से उद्धव ठाकरे के लिए अपने पुराने वोट बैंक से अलग हटना मुश्किल है। और धर्म संकट यह है कि बिना इस वोट बैंक के शिवसेना की जमीन कुछ और नहीं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी परीक्षा की तरह है। म्हणजे करणारी मुंबई महापालिका, पण त्याचं श्रेय घ्यायला येतात पंतप्रधान। मला आनंद आहे, आम्ही काम करतोय। महापालिकेने कोरोना काळात सुद्धा रात्रंदिवस काम केलं, म्हणून मोदीजी तुम्ही उद्घाटनाला येऊ शकताय। उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। महाविकास अघाड़ी के सदस्य दल के नेता शिवसेना यूबीटी के लिए अब एनसीपी शरद पवार गुट के साथ बने रहना सियासी शर्त है, और इस शर्त की वजह से वो हिंदुत्व के एजेंडे पर खुलकर गरज नहीं पाती। राम मंदिर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे भले याद दिलाएं कि मंदिर आंदोलन और बाबरी ढांचे के विध्वंस में शिव सैनिकों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन जनता के बीच ये दावा पहले से कमजोर दिखता है। करणारी मुंबई महापालिका, पण त्याचं श्रेय घ्यायला येतात पंतप्रधान। मला आनंद आहे, आम्ही काम करतोय। महापालिकेने कोरोना काळात सुद्धा रात्रंदिवस काम केलं, म्हणून मोदीजी तुम्ही उद्घाटनाला येऊ शकताय। वजह है बीजेपी का आक्रामक अभियान, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट है।
अब सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे इन सीटों पर मोदी लहर को रोक पाएंगे? महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट का गठबंधन राम लहर पर सवार है। विकास के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चुनाव के दमदार मुद्दों में एक है। हर सभा में राम के साथ सरकार के काम का जिक्र किया जा रहा है। जिस प्रकार यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ का असीम आशीर्वाद मिल रहा है, उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। उधर महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी का दावा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर मैदान में उतरने का है। इसका आधार 2019 का लोकसभा चुनाव है, जब उद्धव नरेंद्र मोदी के साथ हुआ करते थे। लेकिन तब और अब में बहुत कुछ बदल गया है। 2019 में उद्धव ठाकरे की पार्टी एकजुट थी। तब बीजेपी ने 48 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शिवसेना को 23 सीटें दी थी। दोनों दलों के गठबंधन ने 41 सीटें जीती। गठबंधन को 51.34% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शिवसेना से बेहतर था। पार्टी ने अपने कोटे की 25 में से 23 सीटें जीती, तो शिवसेना 23 में से 18 ही जीत पाई। तभी से बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र में बड़ा भाई अब बीजेपी है, उद्धव की शिवसेना नहीं। उद्धव ठाकरे को ऐसा तंज मंजूर नहीं था। छोटी छोटी बातों पर टकराव यूं ही बढ़ता रहा। हालांकि अक्टूबर 2019 में भी दोनों दलों ने साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 105 जबकि शिवसेना को 56 सीटें हासिल हुई। लेकिन सरकार के गठन पर दोनों दलों में गहरे मतभेद पैदा हो गए और इसके बाद रास्ते अलग हो गए। अब आज एक ऐसी शक्तियां जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं, यदि उन शक्तियों को खत्म करना है जो अपने आप को महाशक्ति समझ रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के साथ जाने में कोई बुराई नहीं है। ये धर्म कहता है कि अधर्म के नाश के लिए धर्म में अगर अलग अलग विचारधारा के लोगों को भी एक मंच पे आना पड़े तो मंच पर आना चाहिए। और धन्यवाद देते हैं उद्धव ठाकरे, जो आदित्य ठाकरे को, महाराष्ट्र की जनता, कि आपने डिसीजन लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। स्वर्गीय हिंदू उदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को जो विषय पसंद नहीं थे, जो धारणाएं बाला साहब जी की नहीं थी, वो धारणा को उद्धव जी ने स्वीकारा है। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में अभी जनता ही फैसला करेगी। नवंबर में उद्धव ने बीजेपी को चौंका दिया। उन्होंने 28 नवंबर 2019 को कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हिस्सा बनना कबूल किया और फिर राज्य में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में बनी महाविकास अघाड़ी की सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराजांना वंदन करून ये पहला मौका था जब ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने खुद सीएम की गद्दी संभाली हो। अब तक उद्धव बाला साहेब ठाकरे की परंपरा से अलग हट चुके थे। उन्होंने किंग मेकर की जगह खुद किंग बनना स्वीकार कर लिया था। लेकिन ये अनुभव खट्टा साबित हुआ। 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के विधायकों के एक गुट ने बगावत कर दी। जब बात फ्लोर टेस्ट की आई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया। उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद राज्य में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी। इसमें उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। जो आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए सोता रह गया, उसकी नाक के नीचे से उसके 40 विधायक चले गए, ऐसा व्यक्ति जो सोता हुआ राजा है, वो कभी किसी के लिए चुनौती नहीं बन सकता। उसके जीवन में संयोग से मुख्यमंत्री पद आया और मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक रहेगा। अब इसके बाद दोबारा उन्हें इस तरह का कोई सपना भी नहीं देखना चाहिए। आप देखिए, 2 साल में महाराष्ट्र में सिर्फ फोड़ा फोड़ी का राजकारण चालू है, तोड़ फोड़ का राजकारण महाराष्ट्र में चालू है। भारतीय जनता पार्टी के ख्याल में आया 2 साल पहले कि अपने खुद के बदौलत महाराष्ट्र में या लोकसभा में बड़ी तादाद में विधायक या सांसद हम चुन के नहीं ला सकते। ये 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ख्याल में आने के बाद में उन्होंने इस तोड़फोड़ की राजनीति चालू किया।
अब उद्धव विपक्ष की सियासत कर रहे हैं। वे बहुत कुछ खो चुके हैं। सरकार गई, पार्टी का सिंबल गया, साख गई, धमक भी चली गई। अगर कुछ पास में है तो वो है बाला साहेब ठाकरे की पारिवारिक विरासत और अपने समर्थकों का हुजूम। अब उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे को साबित करना है कि उनकी पार्टी अभी चूकी नहीं है। इनके लिए 2024 का चुनाव एक ऐसी कसौटी है जहां से भविष्य की सियासत की राह तय होने वाली है। शिवसेना यूबीटी के राजनीतिक वजूद की परीक्षा होनी है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना के लिए ये लोकसभा चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है और पहली बार उनको जो जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अब तक वो बीजेपी के साथ लड़ते रहे हैं तो उनको आसानी रही है। एक तरह का तालमेल रहा है दोनों पार्टियों में, बहुत लंबे समय का साथ रहा है, 3 दशकों का। उनके बिना लड़ पाना एक कठिन काम होगा उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ उसकी पूर्ति करने की कोशिश की है। लेकिन अभी चुनौती उनके सामने बनी हुई है, उनको अपने आप को साबित करना पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में। चुनावी राजपथ की राह अगर सपाट नहीं हो तो किसी भी दल का रथ सरपट नहीं दौड़ सकता। उद्धव की राह में तो चुनौतियों का अंबार है। ऐसे में मोदी को सीधी टक्कर देकर खुद को बीजेपी से 20 साबित करना इतना आसान नहीं लगता, लेकिन पार्टी भरोसे से भरी दिखती है। सर्वे में साफ साफ दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी बढ़त बनाए हुए है। एनडीए की हालत पस्ता है। 48 सीटों में से हर सर्वे 26 से 30 महाविकास आघाड़ी को दिखा रहा है, 18 से 20 एनडीए को दिखा रहा है। तो हम तो बढ़त बनाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे के मन से अब तक महाराष्ट्र की सियासत में सहयोगी दलों के मुकाबले बड़े भाई की हैसियत वाली बात नहीं निकली है। इसीलिए महाविकास आघाड़ी के भीतर भी उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। दावा है कि 2019 में हमने 18 लोकसभा सीटें जीती थी। ये अलग बात है कि तब उद्धव मोदी के साथ थे और जनादेश दोनों के गठबंधन के नाम था। सूत्रों की माने तो महाविकास आघाड़ी ने आपसी चर्चा के बाद जो संभावित फॉर्मूला तय किया है, उसके मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को 21, कांग्रेस को 15, एनसीपी शरद पवार गुट को 9, वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 और स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट दी जा सकती है। हालांकि सीट बंटवारे पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे को भले महाविकास अघाड़ी की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें लड़ने को मिल जाएं, लेकिन इस साल के लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तरह 18 सीटें जीत लेना बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।